हेलो प्रिय छात्र छात्रों, मैं हूं के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं 11th क्लास का इतिहास का अर्धवार्षिक क्वेश्चन पेपर वर्ष 2023-24, जो अभी हाल ही में अर्धवार्षिक परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर हमने हल किया है और ये हम आपको करा रहे हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, इसमें सभी आपको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होंगी। अपने साथ आप एक नोटबुक रखिए और उसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलिए। प्रिय छात्र छात्राओं, और इसमें ये जो जानकारी है इस वीडियो में वह सिर्फ आपकी क्लास तक ही सीमित नहीं है। आगामी जितने भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे वहां पर भी ये जानकारी आपको काम आएगी, आपकी उपयोगी रहेगी। और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलिए आगे चलते हैं। हम प्रारंभ करते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्यूई फॉर्म किस भाषा का शब्द है? क्यूई फॉर्म जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है। क्यू फॉर्म किस भाषा का शब्द है? तो क्यू फॉर्म जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ये भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला हम चलते हैं। रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म घोषित करने वाला सम्राट कौन था? तो रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म घोषित करने वाला सम्राट कॉन्स्टेंटाइन था। इसने सोने का सिक्का भी चलाया था कॉन्स्टेंटाइन ने। तो यह वही शासक है कॉन्स्टेंटाइन। तो रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बनाने वाला शासक कॉन्स्टेंटाइन था। अगला क्वेश्चन है, 1180 ईस्वी से 1190 ईस्वी के दशक के दौरान तैमूजीन किसका सहयोगी रहा? तो तैमूजीन जो नाम है चंगेज खान का नाम है। खान की उपाधि प्राप्त करने से पहले चंगेज खान को तैमूजीन के नाम से जाना जाता था। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक नाम या बचपन का नाम भी तैमूजीन रहा चंगेज खान का। क्वेश्चन हमारा यह है कि 1180 से 1190 के दशक के दौरान तैमूजीन किसका सहयोगी रहा, यानी कि चंगेज खान किसका सहयोगी रहा? तो ओंग खान का सहयोगी रहा। ये चंगेज खान जो है ओंग खान का सहयोगी रहा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था। अब नाइट कौन है? नाइट होते थे घुड़सवार। जो घुड़सवार होते थे वो इनके पास में घुड़ सैनिक होते थे, तो घुड़सवार होते थे उनको नाइट कहा जाता था। तो उनकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वह क्या कहलाता था? जमीन के टुकड़े को फ्यूड कहा जाता था। जो नाइट्स को जमीन का टुकड़ा दिया जाता था उसको फ्यूड कहा जाता था। फ्यूड शब्द से ही फ्यूडलिज्म आया, यानी फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद आया। तो इसका मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। इनाना किसकी देवी थी? तो इनाना प्रेम और युद्ध की देवी थी। इनाना प्रेम और युद्ध की देवी को इनाना कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा है, पहले रोमन सम्राट ऑगस्टस को अग्रणी अग्रणी नागरिक कहा जाता था, जिसका लैटिन शब्द क्या है? प्रिंसेप। इसका लैटिन शब्द क्या होता है? प्रिंसेप होता है। उत्तर है इसका प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई। चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई। प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध हो रही है और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलिए। ये सभी इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वह प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और इनको नोट करते हुए चलिए आगे चलते हैं। डेगन कौन था? अब यहाँ पर वन लाइनर हमारा आंसर आएगा। इससे पहले जो थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप थे, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और जो सही ऑप्शन है वो हमने आपको उत्तर के रूप में बताया है। अगला क्वेश्चन आगे हमारा है, अगला पैटर्न है, डेगन कौन था? तो डेगन स्टेपी क्षेत्र, जो स्टेपी घास के मैदान थे, स्टेपी घास क्षेत्र में देवता जो होते थे उनको डेगन कहा जाता था। स्टेपी घास के क्षेत्रों में जो देवता होते थे उनको डेगन कहते थे। अगला क्वेश्चन है, दिनारिया क्या है? दिनारिया क्या था? तो दिनारिया रोम साम्राज्य में चलने वाला एक चांदी का सिक्का था, उसको दिनारिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया में कौन कौन सी भाषाएं प्रचलन में थी? तो मेसोपोटामिया में सुमेरिया और अकदी, सुमेरिया और अकदी नाम की 2 भाषाएं प्रचलन में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एम्फोरा क्या थे? एम्फोरा किसे कहते थे? एम्फोरा क्या थे?
तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए जिन मटकों का या कंटेनरों का उपयोग किया जाता था उनको एम्फोरा कहा जाता था। उनको एम्फोरा कहते थे। जैसे कि जैतून के तेल की ढुलाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाती थी, तो वहां पर जो मटके उपयोग में किए जाते थे या जो कंटेनर उपयोग में लाए जाते थे उनको एम्फोरा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा है, उलूस किसे कहते थे? उलूस क्या था? तो इसके उत्तर में हम देखते हैं कि इस नवीन श्रेणी में चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व तो अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इससे उलूस का गठन हुआ और उलूस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह निश्चित भूभाग नहीं ऐसा माना गया। निश्चित भूभाग नहीं इसको कहा गया। उलूस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित भूभाग नहीं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रोम साम्राज्य के संदर्भ में शहरी जीवन की 2 विशेषताएं कौन सी हैं? तो रोम साम्राज्य के संदर्भ में शहरी जीवन की विशेषताएं हैं, प्रत्येक शहर में सार्वजनिक स्नान गृह और उच्च कोटि के मनोरंजन स्थल होते थे। यानी कि जो रोम साम्राज्य होता था, रोम साम्राज्य के जो शहर थे वहां की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी कि प्रत्येक शहर में सार्वजनिक स्नान गृह होता था और उच्च कोटि के मनोरंजन के स्थान होते थे, साधन होते थे। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान की विधि संहिता का नाम लिखिए। विधि संहिता को क्या कहते थे? तो चंगेज खान की विधि संहिता को यास कहते थे। इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट कर लीजिए। चंगेज खान की विधि संहिता को यास शब्द कहते थे। चंगेज खान की विधि संहिता के लिए उपयोग में लाया जाता था यास शब्द। और 1206 ईस्वी के किरिलताई में लागू किया गया। 1206 में जो ये जो विधि संहिता थी ये लागू की गई थी, यास लागू की गई थी। एक बार फिर देखते हैं, चंगेज खान की विधि संहिता को यास के नाम से जाना जाता था और इसके लिए यास शब्द का उपयोग किया जाता था। चंगेज खान की विधि संहिता के लिए 1206 में किरिलताई में इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मेनर क्या था? मेनर, लॉर्ड की जागीर को मेनर कहते थे। जो लॉर्ड्स होते थे उनकी जो जागीर होती थी उसको मेनर कहा जाता था। लॉर्ड की जागीर में उनके किले होते थे, उनकी छावनी होती थी, उनके खेत होते थे, उनके चारागाह क्षेत्र होते थे, उनके संपीड़न होते थे और विभिन्न प्रकार के जितने भी संसाधन होते थे वो मेनर के पास उनकी जागीर में ही होते थे। लॉर्ड्स के पास उनकी मेनर जागीर में ही होते थे। यानी कि जागीर को जो मेनर कहते थे वहीं पर होते थे। उनके खेत भी होते थे। लोग इनकी मेनर में बेगार करने के लिए भी जाते थे। जो कृषक होते थे सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन जो भी निर्धारित दिनों के लिए उसमें काम करने के लिए, बेगार करने के लिए लोग जाया करते थे मेनर के अंदर। तो मेनर शब्द का क्या अर्थ है? मेनर क्या है? लॉर्ड की जागीर। सीधी सीधी बात है कि लॉर्ड की जागीर को मेनर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, रोम में गणतंत्र कब से कब तक चला और गणतंत्र किस सम्राट के द्वारा समाप्त किया गया? तो रोम साम्राज्य में गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उसका जो उत्तराधिकारी था ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली और ऑगस्टस के नाम से रोम का सम्राट बन गया। रोम का सम्राट बन गया, सत्ता अपने हाथ में ले ली इसने और तभी इसने गणतंत्र को समाप्त किया ऑगस्टस ने। यानी कि हम एक शब्द में कह सकते हैं कि गणतंत्र को समाप्त करने वाला जो सम्राट था वह ऑगस्टस था। 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस शासक बना, सम्राट बना और उसने रोम के अंदर गणतंत्र को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है, बाटू के विषय में आप क्या जानते हैं? बाटू कौन था? बाटू चंगेज खान का पोता था। बाटू चंगेज खान का पोता था जिसका शासन का जो समय रहा है 1236 से 1241 ईस्वी तक चंगेज खान के पोते बाटू ने यहाँ पर शासन किया और इसके समय, बाटू के समय जो उसका अभियान था रूस की भूमि मॉस्को तक उसने अपने अभियान के माध्यम से जीत लिया था। यानी कि जो रूस की जो भूमि थी मॉस्को तक बाटू ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो बाटू कौन था? चंगेज खान का पोता था।
अब बाटू। अगला क्वेश्चन हमारा है मेसोपोटामिया सभ्यता की 4 विशेषता बताइए। तो मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं हैं, वह मेसोपोटामिया सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जिस प्रकार से भारत में हड़प्पा सभ्यता थी, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, उसी प्रकार से मेसोपोटामिया एक नगरीय सभ्यता थी। मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषता यह है कि वहां पर लेखन कला का आविष्कार संसार की सबसे बड़ी देन माना जाता है। लेखन कला का आविष्कार संसार की सबसे बड़ी देन माना जाता है। और वहां पर अनेक देवी देवताओं में भी विश्वास रखते थे। जो वहां के लोग थे, अनेक देवी देवताओं में विश्वास रखते थे। और गणित के क्षेत्र में भी सर्वप्रथम 1, 10 और 100 के चिन्हों की खोज वहीं पर की गई थी, मेसोपोटामिया में की गई थी। और मेसोपोटामिया सभ्यता खगोल शास्त्र के लिए भी जानी जाती है। खगोल शास्त्र की भी वहां पर काफी जानकारी वहां के लोग रखते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, रोम में स्त्रियों की संपत्ति संबंधी क्या अधिकार प्राप्त थे। रोम में उत्तर में हम देखेंगे कि रोम समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी। पत्नी अपने पति को संपत्ति हस्तांतरित नहीं किया करती थी। यानी कि यहाँ पर पत्नी और पति की संपत्ति अलग अलग होती थी। को पत्नी जो थी वो अपने पति को संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी। रोम समाज में महिलाओं की पैतृक संपत्ति का अधिकार होता था। रोम समाज में महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार होता था। महिलाएं अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी होती महिलाएं अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी होती थी। पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक वित्तीय हस्ती नहीं बल्कि अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था। तो रोम में स्त्रियों को संपत्ति का जो अधिकार था, वो उससे पता चलता है कि रोम में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ थी। रोम समाज में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार था। रोम में महिलाएं अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी होती थी। पति और पत्नी को अलग अलग वित्तीय हस्ती समझा जाता था। और पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी। तो इस प्रकार से देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति जो थी संपत्ति के मामले में सुदृढ़ थी, मजबूत थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं थी जिनकी वजह से प्रारंभ में शहरीकरण हुआ, और निम्नलिखित में से कौन सी बातें शहरों के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। देखिए, हम देखते हैं कि प्रारंभ में शहरीकरण के लिए कौन कौन सी दशाएं होती हैं, कौन कौन सी दशाएं मानी जाती हैं। एक तो क्या होता है कि जब किसी स्थान पर कहीं आसपास के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन होता है, खेती का उत्पादन अत्यधिक होने लगता है, तो अधिशेष और अतिरिक्त जो फसल होती है, किसान उनको बेचने के लिए, अपनी जरूरत की वस्तुओं को खरीदने के लिए मंडी में जाता है और वहां से वह धन प्राप्त कर अपने आवश्यक वस्तुओं को खरीदता है। तो अत्यंत उत्पादन खेती की वजह से क्या हुआ कि शहरीकरण का विकास हुआ। जल परिवहन, श्रम विभाजन और राजाओं की सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया। तो इसमें ये नहीं हम मानेंगे, अत्यंत उत्पादन खेती, जल परिवहन यानी कि परिवहन के संसाधन, इनकी वजह से भी जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध संसाधन होते थे, वहाँ पर नगरों की उत्पत्ति होना ज़्यादा सरल था, संभव था। मुख्य रूप से व्यापार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किसी भी नगर का अगर नगरीकरण होना है, किसी स्थान का शहरीकरण होना है, तो वहाँ पर व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि सभी चीजें व्यापार के इर्द गिर्द घूमती है। दूसरा है यहाँ पर जैसे कि धर्म के आधार पर भी कुछ नगरों का विकास हो जाता है। जहाँ पर मंदिर बनते हैं तो मंदिरों के आसपास बस्तियां बढ़ने लगती हैं, बाजार बढ़ने लगते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होने लगती हैं, तो उससे भी वह जगह जो है वह स्थान शहरीकरण का रूप ले लेता है। इसी प्रकार से प्रशासनिक शहर होते हैं, जिन स्थानों पर राजा रहते हैं या मंत्री रहते हैं या प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, उन जगहों पर भी शहरीकरण तेजी से हो जाता है, शहरीकरण का विकास होता है। और मुद्रा के प्रयोग, शहरों के विकास के फलस्वरूप निम्नलिखित बातें उत्पन्न हुई।
यहाँ पर क्या हुआ कि मौद्रिक मौद्रिक जो व्यवस्था थी उसका भी प्रयोग हुआ, मौद्रीकरण भी शुरू हुआ, क्योंकि जब व्यापार होता है तो मुद्रा का चलन होने लगता है, मुद्रा भी चलन में आ जाती है, तो उससे भी शहरीकरण का विकास होता है, लेन देन बड़ा ही आसान हो जाता है और बैंकिंग व्यवस्था शुरू हो जाती है। महाजन जो धनाढ़ वर्ग के जो लोग होते हैं वो शहरों में ही होते हैं। आगे देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि रोम सम्राट ने चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद कर दिया गया होगा? वह सिक्के के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे? यानी कि रोम साम्राज्य में चांदी की मुद्रा को बंद क्यों किया गया और उसके स्थान पर दूसरी कौन सी धातु की मुद्राएं चलाई गई? तो हम देखते हैं कि रोम साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से चांदी की मुद्रा प्रचलन में रही। प्रथम 3 शताब्दी में अच्छी तरह से चांदी की मुद्रा प्रचलन में रही और चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली उसके बाद फिर समाप्त हो जाती है। चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो जाती है। तो चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त होने के भी कारण है। उसका कारण यह है कि जो रोम को जो चांदी मिलती थी वो चांदी मिलना बंद हो गई। स्पेन की खानों से चांदी मिलती थी। अब स्पेन की खानों में चांदी मिलना बंद हो गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। अब रोम को चांदी नहीं मिली और इसी वजह से रोम ने चांदी की मुद्रा को ढालना बंद कर दिया, बनाना बंद कर दिया। अब उसके स्थान पर कौन सी धातु लगेगी ये देखते हैं। अब चांदी की मुद्रा के स्थान पर सोने की मुद्रा बनाई जाने लगी और सोने की मुद्रा बनाने वाले जो शासक थे वो कॉन्स्टेंटाइन थे। कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित यहाँ पर नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की और ये नई जो मौद्रिक प्रणाली थी सोने पर आधारित, ये इतनी मजबूत थी कि बाद के जो शासक रहे, तो रोम साम्राज्य के विघटन के बाद जो अन्य जो राज्य यहाँ पर विकसित हुए उन राज्यों में भी इस मुद्रा का चलन रहा। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान की हरकारा पद्धति के बारे में आप क्या जानते हैं? चंगेज खान की हरकारा पद्धति एक तरह से जो हरकारा पद्धति है, अगर हम सामान्य से शब्दों में समझें कि हरकारा पद्धति क्या है, कि हरकारा पद्धति एक संचार पद्धति है, यानी कि संदेश वाहक पद्धति है। संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की पद्धति है। यह संचार प्रणाली है हरकारा पद्धति, जो संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। चंगेज खान ने पहले से ही एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था, क्योंकि मंगोल साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। पूरा जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र था मंगोल साम्राज्य के अंतर्गत आता था और दूर दराज के क्षेत्रों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए बिल्कुल त्वरित गति से सूचनाएं पहुंचा जा सके, उसके लिए उन्होंने फुर्तीली हरकारा पद्धति का विकास किया, उसको पद्धति को स्थापित किया। और इस पद्धति के अंतर्गत क्या होता था कि इसमें अपेक्षित दूरी पर, एक निर्धारित दूरी पर सैनिक चौकियां स्थापित की जाती थी, जिसमें उन सैनिक चौकियों पर स्वस्थ और बलवान घोड़े रखे जाते थे, घुड़सवार रखे जाते थे, जो संदेशवाहक होते थे। उन घोड़ों पर तैनात होकर के संदेश एक जगह से दूसरी जगह तीव्र गति से वो पहुंचाते थे। तो इस प्रकार से कुछ निर्धारित दूरी पर फिर वो घोड़े चलते थे और यह जो सूचना होती थी गंतव्य स्थान तक बहुत ही कम समय में पहुंच जाती थी। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए अब जो व्यवस्था कैसे चलती थी, इसमें क्या होता था, इस संचार पद्धति को व्यवस्था को चलाने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े और अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे, दान के रूप में देते थे। और जो ये 10वां हिस्सा दिया जाता था कर के रूप में, उसको कुबकुर के नाम से जाना जाता था। कुबकुर के नाम से उस कर को जाना जाता था। तो इस प्रकार से जो कुबकुर कर होता था, यह चंगेज खान की हरकारा पद्धति को संचालित करने के लिए दान में दिए गए, प्रदान में दिए गए या कर के रूप में दिए गए घोड़े और पशु के 10वें हिस्से को कहते थे।
प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रकार से हमारा ये जो पहला पार्ट है वो हो चुका है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब इसका दूसरा पार्ट भी है और आप दूसरा पार्ट भी देखिए। और इस प्रकार से आप यहाँ से हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रकार से ये हमारा पहला पार्ट पूरा हो चुका है। इसके बाद हम आपको दूसरा पार्ट देंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर हम आपको जानकारी पूर्ण ज्ञानवर्धक अन्य जानकारी देते रहेंगे। सिर्फ यह आपकी विषय तक ही सीमित नहीं है, आपके लिए जो आगामी परीक्षाएं होंगी, प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उसमें भी आपको बहुत ही उपयोगी रहेगी और यहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज उपलब्ध होती रहेगी। यहाँ तक जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।